बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 164 मुलाहिज़ा फरमाएं। हाँ बोलो, मैंने फूली हुई सांस पर काबू पा के कहा, कौन शेर है और कौन सफा शेर। अली नवाज का रंग लाश की तरह सफ़ेद हो चुका था और वो पटी पटी आंखों से अपने सूरमा साथी की हालत ज़ार देख रहा था। इसको भी इंटेरोगेशन सेल दिखा दो उस्ताद, मैंने कोने में से अपना रिवाल्वर उठा के कहा। मोहसिन ने अली नवाज की एक लात मारी, चल आगे। उसने खालिस पुलिस वालों के अंदाज में गाली दी। अली नवाज खुद ब खुद बाथरूम की तरफ चल पड़ा, जहाँ मोहसिन उसे मुंजमिद स्याह खून दिखा के नफसियाती तौर पर मफलूज कर दिया था। हाँ भाई, अब बताओ ताफू की लाश कहाँ है, मैंने कहा, और वो 50,000 कहाँ है। मैं नहीं बताऊंगा, चांद खां ने कहा। तुम्हारे थाने में जब मुल्जिम लाए जाते हैं तो वो भी यही कहते हैं, मैंने कहा। उनसे कैसे पूछ लेते हो तुम सब लोग कुछ। उस्ताद, इस छोटे बदमाश को बंद कर दो और जरा उतारो इसके कपड़े, मैं लाता हूँ इसके बाप मौला बख्श को। मैंने बाहर आके दरख्त से 2 मजबूत शाखें तोड़ी और उन पर से पत्ते साफ कर दिए। गाड़ी में से चेक और हैंडल निकाला और फिर ऊपर आ गया। मोहसिन मेरे अहकामात को हर्फ बहर्फ तामील कर रहा था। 13 नंबर का छितर तो नहीं है हमारे पास, लेकिन इससे ज्यादा मौसर हथियार हैं। मैंने अली शाह को शाई से लहरा के वार किया। चांद खां तड़पा और बिलबिलाया, आज तुम मामिल नहीं हो, मामूल हो। हर थाने में दूसरों पर ताकत आजमाते थे, आज देखते हैं तुम कितने ताकतवर हो। मैंने फिर लचकदार शाख से वार किया। चांद खां की जिल्द पर 2 गहरी सुर्खी माइल स्याह लकीरें सी नमूदार हो गई। वो कुत्ते की तरह चिल्लाया। मोहसिन ने दूसरी शाख से काम लिया, वो फिर चीखा। इसकी आवाज़ बंद करो उस्ताद, मैंने कहा, और मोहसिन ने चादर फाड़ के इसका मुंह बंद कर दिया। हमारा इरादा इसको मारने का नहीं था, लेकिन इसी फिरौनियत और जिद ने हमें मजबूर कर दिया था कि इसे थोड़ी सी सजा जरूर दें। 10 मिनट बाद इसकी खाल उधड़ गई और वो बेहोश हो गया। मोहसिन ने बाथरूम में से दूसरे मुल्जिम को निकाला। तुम भी थाने में रोज एतराफ़े जुर्म कराते थे, बेगुनाहों से, लावारसों से, मैंने कहा। इसी तरह मैंने जमीन पर पड़े हुए चांद खान की तरफ इशारा किया। मैं सब बताने को तैयार हूँ, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं 50,000 भी दे दूंगा। वो चिल्लाने लगा, लेकिन उसे यह भी बताना जरूरी था कि जब तफ्तीश की जाती है तो ज़ेरे तफ्तीश मुल्जिम पर क्या बीतती है। हर थाने में किसी भी जुर्म का सुराग लगाने का सबसे मौसर तरीका तशद्दुद का है, और जिस गैर इंसानी बेरहमी से वहाँ लाए जाने वालों को मारा जाता है उसका तजर्बा मुझे भी था। उनमें से आधे मुजरिम तो सब उगल देते हैं, बाकी आधे मार खा के निकलते हैं तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि पुलिस ने सिर्फ मार के छोड़ दिया। उनके लिए भी ये मुमकिन था कि किसी झूठे मुकदमे में मुलव्वस करके जेल भिजवा देते। बिला वजह हवालात में बंद होकर तशद्दुद बर्दाश्त करने वाले पुलिस के खिलाफ हमसे बेजा और तशद्दुद का कोई मुकदमा नहीं करते। पुलिस से दुश्मनी मोल लेना खारे के बस की बात नहीं होती। उनके खिलाफ शहादत सबूत और शहादत पेश करना जुए शेर लाने से मुश्किल काम बन जाता है। जितनी देर में वो होश में आए, मैंने और मोहसिन इत्मीनान से एक एक सिगरेट पी और ये तय किया कि अब हमें क्या करना है। इस काम में ज्यादा वक्त ज़ाया करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि रात के 10 बजने वाले थे। चांद खान पहले होश में आया और कराने लगा। मैंने अली शाह फिर उठा ली। हाँ भाई चांद मियाँ, मैंने शाह को हवा में लहराया। ताफू की लाश कहाँ है और वो 50,000 कहाँ है, मैं बता दूंगा। चांद खान ने रोते हुए कहा, और मत मारो मुझे, मैं इंसा बड़े कमजोर दिल हो यार। ये तो तुम रोज ही देखते थे, किसी और की हालत पर भी कभी आंसू आए थे। मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ जहाँ ताफू की लाश दफन है। चांद खान ने बुरी तरह कराते हुए कहा, हमें वो 50,000 भी चाहिए जो तुमने उस शैतानी काम के लिए लिए थे। मैंने कहा, मैं वो भी दे दूंगा, वो भी वहीं दफन है। चांद खान ने कहा। शिकस्त और एहसास जिल्लत ने उसे मौत से बदतर हालात में मुबतला कर दिया। वो नामालूम कातलों से तो डर रहा था, लेकिन ये उसके तसव्वुर में भी ना था कि कोई पुलिस को पकड़ने वाली पुलिस भी है, जिनके थाने में वही सब कुछ होता है जो आम थानों में होता है, और ये सब उसके साथ भी होगा। तुम लोगों ने उस लाश को कहाँ दफन किया था, मैंने कहा। कसूर जाने वाली सड़क पर, यहाँ से 8-10 मील दूर है। चांद खां बोला, मुझे वो जगह याद है। तुम कहते हो कि रकम भी वहाँ दफन है, रकम तुम्हारे घर में क्यों नहीं है, मैंने कहा। मैंने पहले भी घर में ही रखी थी, आज फतेह शेर के कत्ल की खबर सुन के मैं डर गया, वो बोला। मैंने अचानक उस पर हमला किया और शाख से पैर दर पे वार किए। वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। अभी भी झूठ बोलने से बात नहीं आता। रकम दफन करने के लिए तू इतनी दूर गया था, मैंने कहा। 8-10 मील दूर जहाँ लाश दफन है, क्यों? लाश के साथ जरूरी था रकम गाड़ना? मैं तुझे यहीं गाड़ जाऊंगा अगर सच ना बताया तो। रकम दूसरी जगह है, चांद खां कराते हुए बोला। अली नवाज से पूछ लो। अली नवाज अब होश में था। उसने इकरार में गर्दन हिलाई। मैं पूरे 1 लाख दे दूंगा तुम्हें, मेरे घर के सेन में दबे हुए हैं। मैंने मोहसिन से मशवरा किया, इन दोनों को साथ ले चलते हैं। और इनका क्या करें? उसने फर्श पर पड़े हुए ASI और पुलिस मैन की तरफ इशारा किया। इनको यहीं छोड़ जाना चाहिए, इनकी वर्दी, रिवाल्वर वगैरह सब, मैंने कहा, वरना ये दूसरा केस हो जाएगा।
केस तो अब भी होगा, क्या ये लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे? मोहसिन ने कहा। हम में से किसी की सूरत नहीं देखी इन्होंने, मैंने कहा। होश आने पर सब कुछ मौजूद पाएंगे तो खुद को शर्मिंदगी से और महकमा जाती कार्रवाई से बचाने के लिए खामोश रहना बेहतर समझेंगे, वरना फराइज में गफलत बरतने पर मुअत्तली तो लाजमी है। मैं ये भी नहीं चाहता कि राबिया से मजीद पूछ गछ हो। रकम सब निकाल लो वर्दी में से और इनको बिस्तरों पर लिटा के निकल चलो। सर्दी से मरेंगे नहीं और कुछ देर में होश आया तो अपनी अपनी वर्दी पहन के फिर मुस्तैद हो जाएंगे। ज़ाहिर है पहले तो देखेंगे कि किसी ने इनके साथ ये सलूक किया था तो क्यों किया था, और जब वजह कोई समझ में नहीं आएगी तो एक दूसरे से राजदारी का समझौता कर लेंगे, अपनी इज्जत और नौकरी बचाएंगे। इनके शिनाख्ती कार्ड, पेटी, वर्दी और रिवाल्वर महफूज रहने चाहिए और हमारी यहाँ मौजूदगी का कोई सुराग बाकी नहीं रहना चाहिए, फिर कुछ नहीं होगा। मेरा इरादा था पहले कि रिवाल्वर और ASI की वर्दी ले लूँ। जो वर्दी हमारे पास थी वो तो गाड़ी में जल के खाक हो गई, लेकिन चक्कर वही है कि फिर केस बनेगा तो राबिया के लिए वजाहत मुश्किल हो जाएगी। मैंने पलटकर उन दोनों को हुक्म दिया कि वो कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं। इन दोनों को कहाँ ले जाना है? मोहसिन ने कहा। जहाँ ये हमें ले जाएं। मैंने कहा। पहले ताबू का मदफन देखना है, लाश निकालनी नहीं है, फिर इस छोटे अली नवाज के साथ जाना है। 1 लाख तो वापस लें, इतनी सजा जरूरी है इनके लिए। ये कानून के मुहाफिज कहलाते हैं और इस तरह कातलों से लाशों के सौदे करते हैं। उसके बाद मोहसिन बोला, इनको कहाँ छोड़ेंगे? ये मैंने अभी तय नहीं किया। मैंने कहा, इनको आज़ाद छोड़ देंगे या चौधरी साहब को अरसाल कर देंगे, वो इनको कत्ल कर डालेगा। मोहसिन ने कहा। फिर क्या हुआ? खसकम जहां भाग। मैंने कहा, दुनिया को ऐसे बेजमीर शैतानों की ज़रूरत भी कहाँ है। ज़रा अपने चौधरी साहब को भी तो पता चले कि MRS का भी एक थाना है जहाँ मुजरिमों के साथ कैसा सलूक होता है। क्या ये लोग चौधरी दिलावर को इस जगह तक नहीं ले आएंगे? मुश्किल है, रात का वक्त था। मैंने कहा। एक बेहोश पड़ा था, दूसरे की अकल भी ठिकाने नहीं थी। इनकी समझ में नहीं आया होगा कि रास्ता क्या था। चांद खान ये तो बता सकता है कि इस कोठी में फतेह शेर को कत्ल किया गया था? मोहसिन ने कहा। हाँ, हमारी ये फर्ज शनास ASI और बातैत कांस्टेबल होंगे तो इसे फजूल बकवास करार देंगे और साबित कर देंगे कि रात भर इन्होंने पलक तक नहीं झपकी, मजाल है कि कोई परिंदा भी पर मारता। मैंने कहा। हमने चांद खान और अली नवाज को इतनी बोलत दी कि वो हाथ मुंह धो लें और अगले मरहले के लिए तैयार हो जाएं। मोहसिन ने उन पर निगाह रखी और मैंने इतनी देर में दोनों पुलिस वालों को घसीट कर बिस्तर में डाला। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वर्दियां भी इन्हें पहना दूं और हम इन्हें वहीं डाल दें जहां से वो पकड़े गए थे। मोहसिन ने मेरी तजवीज़ से इत्तफाक किया था। इस तरह दोनों को शक भी नहीं होगा कि किसी ने ऊपर जाके तफ्तीश वगैरह की थी। मोहसिन बोला, वो समझेंगे कि हमला आवर चोर लुटेरे थे, जेब में जो कुछ था वो निकाल कर ले गए। मैंने कहा, कितनी रकम हाथ लगी इनसे? ASI की जेब में 4,500 थे। कांस्टेबल का शायद बुरा दिन था, उसकी जेब से सिर्फ 60 रुपए निकले। मोहसिन बोला, दोनों की जेब में 10-10 रुपए छोड़ दें। मैंने कहा, बिल्कुल कंगाल ना हो। ऊपर से अपनी मौजूदगी के सारे आसार मिटाने के बाद मैंने कांस्टेबल और ASI को उसी जगह लिटा दिया, बिल्कुल उसी पोज में कि आंख खुले तो वो समझे कि लूटने के सिवा किसी ने उनके साथ कुछ नहीं किया। बफर्दे महाल उन्होंने सुबह हंगामा भी किया कि चोर डाकू रात को उनकी जेब खाली कर गया तो ये राबिया के लिए तशवीश की बात नहीं होगी। किसी के लिए फतेह शेर के कत्ल और इस वारदात के दरमियान ताल्लुक साबित करना नामुमकिन होगा। जब हम फिर रवाना हुए तो ड्राइविंग मोहसिन कर रहा था और मैंने चांद खां को आगे बिठा दिया। उसके लिए बैठना मुश्किल था और हर झटके पर उसके खल्क से आग निकलती थी। अली नवाज मेरे साथ चूहे की तरह दुबका बैठा था। ख्याल रखना कि रिवाल्वर की नाल तुम्हारे सर के पीछे है। मैंने नाल को चांद खां की गुद्दी से लगा के कहा, तुम्हारा कसबल तो निकाल दिया हमने, लेकिन बाज़-औक़ात रस्सी जल जाती और बल नहीं जाता। जरा सी गलती का अंजाम ये होगा कि किसी आधार के बगैर इस रिवाल्वर की गोली तुम्हारे सर में सुराख कर देगी। वैसे मैं खाली हाथ से मनका तोड़ना भी जानता हूँ। पीछे वाले का भी ख्याल रखना। मोहसिन ने कहा, परवाह नहीं उस्ताद, जरा हिले तो सही, गर्दन मरोड़ कर बाहर फेंक दूंगा। मैंने कहा। वो हमें जल्दू मोड़ की तरफ ले गए। जब उन दोनों ने इत्तफाक राय से कहा कि अब वो जगह चंद फरलांग के फासले पर है तो मैंने मोहसिन को और चांद खां को उतार दिया। पहले ये बताएगा कि इन्होंने लाश कहाँ गाड़ी थी। मैंने कहा, तू चांद खां को संभाल, मैं वापस आने के बाद दूसरे को ले जाऊंगा। किसी ने गलत बताया तो पता चल जाएगा। खतरा मोल लेने का नहीं उस्ताद। मोहसिन ने कहा, तू गाड़ी यहाँ छोड़ दे और इसे पैदल टहलाता हुआ ले जा। मैंने मोहसिन की तजवीज़ से इत्तफाक की और गाड़ी को दरख्तों के एक झुंड के पीछे छोड़ दिया। ये वही सड़क थी जिस पर से मैं 3 साल पहले भी गुजरा था। ये सड़क भारतीय इलाके में वाक़े कस्बे खेम करन तक जाती थी और यह कस्बा फतेह हुआ तो पाकिस्तानी अफवाज ने इसे आवाम के लिए खोल दिया था। चुनाचे लाहौर के जाले जोक तरजोक साइकिलों तांगों और स्कूटरों पर खेम किरन पहुंचे थे। मैं लंदन से चंद दिन के लिए आया हुआ था और शौके दीद में दुश्मन की मफतूआ सरजमीन को अपने पैरों से रोनने के लिए निकल खड़ा हुआ था। वो अजीब समा था।
जल्लू मोड़ से आगे ट्रैफिक बंद थी क्योंकि सड़क पर मिलिट्री के टैंक और ट्रक, आर्मर्ड कारें और कानवाए आ जा रहे थे। लोग कच्ची जमीन पर पैदल मीलों चल के खेम करन पहुंचे थे। वो जमीन भी महाजे जंगी थी, चुनाचे हल की बजाय टैंकों ने खोद डाली थी और इस मट्टी में चलने वालों के पांव टखनों तक गर्द में धंस जाते थे। लेकिन दामादगाने शौक के लिए मुसाफत की सख्ती कुछ न थी। मैंने खेमकरन के वैरान कस्बे में हजारों अफराद को फतेह की खुशी में सरमस्त घूमते और फातेह अफवाज को उनका इस्तकबाल करते देखा था। आज इसी सड़क पर हर सू सन्नाटा और अंधेरा था। मैं एक और दुश्मन पर फतेह पाके यहाँ पहुंचा था, लेकिन इस सफर के मकासद यकसर मुख्तलिफ थे। पतली सी सड़क पर ट्रैफिक नाम को ना थी, लेकिन मैंने एहतियात को मुकद्दम समझते हुए सड़क से कुछ फासले पर रहना मुनासिब समझा। मैंने अली नवाज को 10 कदम आगे रखा और उस पर वाजे कर दिया कि वो शराफत से चलता रहेगा तो इसी रास्ते से वापस भी आएगा, वरना सुबह तक उसकी तदफीन भी यहीं हो जाएगी जहाँ से ताफू का मदफन दूर नहीं है। रास्ते में झाड़ियाँ थी, दरख्त थे और अचानक गड़े आ जाते थे। कई बार अली नवाज ने ठोकर खाई और खुद मैं भी गिरते गिरते बचा। मेरे अंदाजे के मुताबिक हम 3 फरलांग आ चुके थे जब मैंने अली नवाज से कहा, अब क्या सुबह तक चलते रहना है? पहुंच गए जनाब। वो सामने देखें, खजूर के 3 दरख्त, अली नवाज ने कहा और मुझे नीम रोशन उफक पर उनका साया सा नजर आया। तीनों दरख्त एक दूसरे से मसावी फासले पर थे और अगर उनके दरमियान खत खींचा जाता तो एक मुसल्लस बनती जिसके तीनों जले बराबर होते। अली नवाज वस में पहुंचकर रुक गया। मुझे तो यहाँ कोई निशानी नजर नहीं आती। मैंने कहा, ताफू को दफन करते वक्त कोई पत्थर वगैरह रखा था? अली नवाज ने नफी में सारी लाया। दिलावर ने कहा था, जमीन इस तरह बराबर कर देना कि पता ना चले यही जगह है वो। फिर इस बात का क्या सबूत है कि हम ताफू की कब्र पर खड़े हैं? मैंने कहा, सबूत तो खोदने ही से मिलेगा। अली नवाज ने मायूसी से कहा, अच्छा ये बताओ कि गोरकनी का सामान तुम अपने साथ लाए थे? मैंने कहा, लाए थे तो क्या वापस भी ले गए थे? नहीं, सामान दिलावर साहब की कोठी से मिला था। वो बोला, उसे हम यहीं फेंक गए थे। यहीं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। याद करो कहाँ फेंका था? मैंने कहा, या मैं याद दिलाऊं? मैं देखता हूँ। वो बोला। वो कुछ देर दरख्तों के गिरदोनवा में फिरता रहा, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो वक्त ज़ाया कर रहा है। उसकी हरकत और सकनात मशकूक थी। मैं उसके साथ साथ था। अचानक मैंने उसे एक लात मारी। वो मुंह के बल मट्टी में गिरा। मैं उसकी पसलियों में पे दर पे ठोकरें मारने लगा। हाँ जी, मैं मर गया हूँ फल्ला जी। उसने लौटते हुए बिलबिलाना शुरू किया। यार अब जी। मैंने उसे पैरों पर खड़ा कर दिया। तुमको मालूम है कि वो सामान कहाँ है? सीधी तरह बता दो, वरना मार मार के हड्डियां तोड़ दूंगा और लाश इसी जगह छोड़ जाऊंगा गीदड़ों और गिद्धों के खाने के लिए। वो जी मैं बताता हूँ, लेकिन एक मेहरबानी करें। उसने हाथ जोड़कर कांपते हुए कहा, खबर ना खुदवाएं मुझसे। मैं बहुत बुज़दिल हूँ, दहशत से मर जाऊंगा लाश का ढांचा देखकर। उस वक्त डर नहीं लगा था जब इसे गाड़ा था। मैंने उसके सर पर मुक्का मारा। वो फिर गिर गया, मगर हिम्मत करके उठा और जरा सी देर में गड़े में पड़ा हुआ कदाल और बेलचा निकाल आया। मैंने उसके साथ वापस मार्च किया और 15-20 मिनट में फिर वहीं पहुंच आया जहां मोहसिन गाड़ी से बाहर सख्त सर्दी में टहल रहा था। चांद खां को उसने गाड़ी में बंद कर रखा था और बता दिया था कि उसने बाहर कदम रखा था वो गोली मार देगा। चांद खां की जगह अली नवाज को कैद कर दिया गया और मैंने दूसरी बार चांद खान के साथ उसी रास्ते को तय किया। चांद खां 6 फुट कद का और मजबूत जिस्म वाला जवान था। चुनांचे इतनी मार खाने के बाद भी सीधा चल रहा था। एक फरलांग चलने के बाद उसने बाईं तरफ मुड़ने की कोशिश की जहां से एक पगडंडी अलग होती थी। मैंने पीछे से उसके शाने पर पिस्तौल का बट मारा। वो दर से रहा, अभी कुत्ते की दुम सीधी नहीं हुई। मैंने कहा, और एक दरख्त से उंगली के बराबर मोटी शाख तोड़ दी। जगह तो मुझे मालूम हो गई है, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इतना मारूंगा कि तड़प तड़प के मर जाओगे। यहाँ तुम्हारी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। ये आवाजें सुन रही हो ना, भूखे गीदड़ों की। ये सुबह तक तुम्हारा गोश्त नोच खाएंगे। दिन में गिद्धड़ियां साफ करके छोड़ जाएंगे। मैंने उसको शाख से सोंध कर रख दिया। वो हर जरब पर चिल्लाता रहा, फिर खजूर के 3 दरख्तों की तरफ चल पड़ा। वो अली नवाज को गालियां दे रहा था और उसकी ज़हनी कैफियत नॉर्मल नहीं थी। जिस्मानी अज़ियत से ज्यादा उसे अपनी जिल्लत, रुसवाई और बेबसी का ज़हनी सदमा था। उसे अपने इख्तियारात पर ही नहीं, अपनी कुव्वत बाजू पर भी नाज था और मैंने उसका गुरूर खाक में मिला दिया था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था उस जैसा पुराना पुलिस का मिसाली जवान जिसने अनगिनत चोर डाकू पकड़े थे और बड़े बड़े बदमाशों को सीधा कर दिया था, कभी खुद एक घटिया मुजरिम की तरह किसी के प्राइवेट थाने में इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करेगा? और वो सब कुछ उसके साथ भी होगा जो उसने हमेशा दूसरों का हक समझा था। खड़े क्यों हो? मैंने कहा, उठाओ ये बेलचा और कदाल। ये अली नवाज ने ला कर दिए होंगे। वो हकारत और नफरत से बोला। उसी से कहना था ना कि जुमला मुकम्मल होने से पहले मैंने उस पर वो शाख तोड़ डाली। जबान की बजाय हाथ चलाओ। इस लाश को अब निकाल कर क्या देखोगे? गल सड़ गई होगी। वो जमीन खोदते हुए बोला, इसको मैं तुम्हारे कंधे पर उठवा के ले जाऊंगा। मैंने कहा, और तुम्हारे बाप की कब्र में दफन करूंगा। वो हंसने लगा। मेरा कोई बाप नहीं था। मेरी माँ कहती थी मेरे 10 बाप हैं। क्या ताफू भी मेरा बाप था?
मैंने महसूस किया कि चांद खान का ज़हनी तवाज़ुन जवाब दे रहा है। लाश ज्यादा गहराई में दफन नहीं की गई थी। चांद खान की हालत गैर होती जा रही थी। उसके आसाब जवाब देने लगे थे और एहसास शिकस्त के बाद वो जुर्मों, गुनाह के और खौफ के रद्द-ए-अमल का शिकार हो रहा था। वो अपने आप से बातें करता था। अचानक रुककर मुझे घूरने लगता था और फिर जमीन खोदने लगता था। कई मरतबा वो बिला वजह हंसा और एक मरतबा मैंने उस पर वार किया तो उसने चीख कर मुझे गाली दी। मैं मुहतात हो गया। इस अनुतोष के दीवाने आदमी को मैं आसानी से काबू नहीं कर सकता था। फिर बदबू का एक बबका आया जो जमीन के किसी शगाफ से उठा था। चांद खान चिल्ला के बाहर निकल आया। उसके अंदाज़ो एतवार में वहशत और जुनून के आसार नुमायां थे। उसने कदाल उठाकर मुझ पर हमला किया। मैंने वार को एक हाथ पर रोका और लात मार के चांद खां को गिरा दिया। वो सीधा कब्र के ऊपर जा गिरा जिसकी नरम मट्टी का ढेर बिखर गया था। उसने एक बार फिर दीवानगी की चीख बुलंद की और उठकर भागा। मैं उसके पीछे लपका और उसे रुकने को कहा। चांद खां रुक जाओ, मैंने चिल्ला कर कहा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, छोड़ दे मुझे ताफे, छोड़ दे मुझे, जाने दे मुझे। चांद खान चिल्लाना शुरू हो गया और उसकी रफ्तार में कुछ और इजाफा हो गया। मर जाऊंगा ताफू, मुझे माफ कर दे ताफू, मुझे माफ कर दे। चांद खान मैं गोली मार दूंगा। मैंने महसूस किया कि मेरे उसके दरमियान फासला बढ़ने लगा है। वो आलम वहशत में दीवाना वार भाग रहा था और यूं चिल्ला रहा था जैसे ताफू अपनी कब्र से निकलकर उसके कंधों पर सवार हो गया है। वो यूं हाथ मार रहा था जैसे अपने वजूद से चिमट जाने वाली मुतफ्फन लाश को अलग करना चाहता हो। ये उस बदबू का असर था जिसने चांद खां का दिमाग उलट दिया था। उसका ज़हनी तवाज़ुन रफ्ता रफ्ता बिगड़ा था, लेकिन इस वहशतनाक, आसेब ज़दा और इंसानी गोश्त की सड़ी हुई बदबू ने चांद खां का दिमाग एकदम उलट दिया। वो बदबू अल्ताफ के वजूद का एहसास बनकर उस पर मुसल्लत हो गई थी। मैंने बहुत एहतियात से निशाना लेकर उसकी टांग पर फायर किया, लेकिन उसकी कज़ा थी जो उसे यहाँ तक ले आई थी। वो एक कटे हुए दरख्त से ठोकर खा के गिरा। जब वो गिर रहा था तो रिवाल्वर से निकलने वाली गोली ने उसे जा लिया और वो गोली जो ज्यादा से ज्यादा उसे लंगड़ा कर देती उसके वजूद में पेवुस होगी। पुश्त में शाने से जरा नीचे लगने वाली गोली शायद उसके दिल ही में रह गई और जब मैंने करीब पहुंचकर और झुककर उसे देखा तो वो मर चुका था। उसका जिस्म बड़े बेढंगे तरीके पर उल्टा पड़ा था और खून नीचे की मिट्टी को सैराब कर रहा था। ये कत्ल नहीं था। मेरा इरादा उसे कत्ल करने का था भी नहीं। वो खुद अपनी दीवानगी का निशाना बना, वरना मेरा निशाना तो खता भी हो सकता था। मैंने उठकर देखा तो हम उस जगह से एक फरलांग दूर निकल आए थे जहाँ ताफू की थोड़ी सी खुदी हुई कब्र का शिगाफ उसकी लाश के मौजूद होने का सबूत फराहम कर रहा था। मैंने वापस जाके मोहसिन से मशवरा किया। ये नया मसला खड़ा हो गया है, लाश का क्या करें? अगर इसे वहीं छोड़ दें? मोहसिन ने कहा, क्या ये इम्कान है कि कोई इसे देख लेगा? ये इम्कान तो बहुत कम है। मैंने तस्लीम किया। सड़क से 2 फरलांग का फासला तो जरूर होगा और वो ठोकर खा के गिरा था तो एक गड्ढे में गिर गया था। गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन सड़क पर से गुजरने वाला लाश नहीं देख सकता। अगर हमने इसे कब्र खोद के गाड़ा तो बहुत वक्त लगेगा। मोहसिन बोला, वापस ले जाना तो नामुमकिन है। लाश ऐसे छोड़ के जाना भी खतरनाक है। मैंने कहा, अगर कल या परसों लाश किसी को मिल गई तो इसकी शनाख्त भी हो जाएगी और दिलावर को मालूम हुआ तो वो समझ जाएगा कि इसे यहाँ ला के मारने वाले हमारे सिवा कोई और नहीं हो सकते। जिनको उसने कत्ल पर मामूर किया था उनका प्रोग्राम दोनों को ट्रक से कुचल देने का था। यह भी तो हो सकता है कि आज रात में इसे गीदड़ खा जाए। यहाँ भेड़िए भी हैं। मोहसिन बोला, मेरा तो ख्याल है इसे भी ताफू के साथ दफन कर दें। मैंने कहा, वो कब्र आदि से ज्यादा खुदी हुई है। अली नवाज गाड़ी में था और हमारी गुफ्तगू नहीं सुन सकता था। मोहसिन ने उसे बाहर निकाला और वो दूसरी बार हम दोनों के पैरे में रवाना हुआ। अब क्या है, मैंने तो सही जगह बताई थी। वो बोला, और इसीलिए हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मैंने कहा, तुम्हारे साथ ही चांद खान ने होशियार बनने की कोशिश की थी, चुनाचे वो मारा गया। वो बेवकूफ आदमी था। चांद खान मारा गया? अली नवाज दहशत ज़दा होके बोला, झूठ कहते हो तुमने उसे मार दिया और अब तुम मुझे भी मारने ले जा रहे हो। तुम्हें मारना होता तो हम पहले ही ना मार देते। मैंने कहा, दूसरी बार तुम्हारे साथ जाने की क्या जरूरत थी? अब हमें चांद खां की लाश को ठिकाने लगाना है। तुम अगर मदद करोगे तो फायदे में रहोगे, वरना तुम्हारा अशर भी चांद खां की तरह होगा। तुम जिंदा रहना चाहते हो अली नवाज, क्योंकि तुम्हारी शादी को ज्यादा अरसा नहीं हुआ। तुम पहले बच्चे के बाप बनने वाले हो और उसे यतीम पैदा नहीं होना चाहिए। मेरी बात ने अली नवाज का हौसला बुलंद किया। उसकी मिन्नत समाजत जारी रही क्योंकि उसे हमारे वादे पर पूरा एतमाद नहीं था, लेकिन वो हमारी मदद कर रहा था। उसने कब्र खोदी और लाश को मैं घसीट कर लाया। सर्दी की वजह से खून जम गया था, चुनाचे जमीन पर खून की कोई लकीर नहीं बनी। चांद खां के मुकाबले में अली नवाज ज्यादा मजबूत आसाब का आदमी साबित हुआ। शायद उसे जीने की ज्यादा जरूरत थी जिसने उसे हौसला अता किया था। उसने ताफू की मुतफ्फन लाश के ऊपर चांद खां को लिटाया और मट्टी बराबर कर दी। मैं और मोहसिन कुछ फासले पर अपनी नाक पर रुमाल रखे खड़े थे। इस तमाम कार्रवाई में 1 घंटा सर्फ हुआ और जब हम जमीन को एक जैसा करने के बाद कदाल बेलचे को दूर फेंक कर वापस हुए तो रात के 12 बज चुके थे। अब हम तुम्हें घर के करीब छोड़ेंगे अली नवाज। मैंने कहा, लेकिन वो पैसा जो मेरे पास मेरे घर के सेन में दफन है। वो बोला,
अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी जिंदगी की कीमत 1 लाख है, मैंने कहा, तो ये समझो कि तुमको दूसरी जिंदगी बहुत सस्ती मिल रही है। चांद खां खुद अपनी गलती से भरा, गलती तुमने भी की थी लेकिन उसकी सजा बाकी है। वो 1 लाख लेकर भाग जाओ, अपने बीवी बच्चों समेत गायब हो जाओ। ये समझ लो कि तुम्हारी जान के दुश्मन शिकारी तुम्हारे पीछे हैं। एक हम है और एक चौधरी दिलावर के किराए के कातिल। वो तुम्हारी जान का मुआवजा वसूल कर चुके हैं और तुम्हें जहां देख लेंगे वहीं मार देंगे।